आरजेडी के साथ गए, आरजेडी की सरकार बन गई। तो नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर हैं और वो भी अपने लौकुश समीकरण की वजह से। लौकुश समीकरण का मतलब ही है कि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसके 2-3% वोट हैं, लेकिन कुशवाहा समाज को साथ लेकर वो चले। लोकसभा के चुनाव के पहले सम्राट अशोक को लेकर राजनीति हो रही है। सम्राट अशोक कभी बिहार की राजनीति में कभी उनका नाम नहीं आया, लेकिन अब देख लीजिए बीजेपी हो या जेडीयू, सबका जोर सम्राट अशोक पर है। उनके जयंती मनाई जा रही है, उनसे जुड़े जो शिलालेख हैं, अवशेष हैं, उनको बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। अभी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, 1 साल पहले वो गए थे सासाराम में और अशोक के शिलालेख को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठाया था अनप्रटेबल है। और वो नीतीश कुमार के साथ भी इसीलिए इंटैक्ट रहा कि बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार ने राजनीति की। तो बीजेपी को लगता है कि अब तो महागठबंधन के साथ चले गए हैं, वैसे में जो कुशवाहा है वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। बीजेपी अगर किसी कुशवाहा नेता को आगे करेगी तो इधर आ सकते हैं, यानी नीतीश कुमार का लोकल समीकरण बिगड़ सकता है। इसी उम्मीद में 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव हैं और 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। सम्राट अशोक का जिक्र बार बार आ रहा है, लौकुश समीकरण का जिक्र बार बार आ रहा है। सम्राट अशोक, लौकुश समीकरण, क्या यही 2024 और 2025 में राजनीतिक खेमों का बेड़ा पार लगाएंगे? नजर एनडीए की भी है, नजर महागठबंधन की भी है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, जिन्होंने दशकों से अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर, अपनी अनुभव के आधार पर बिहार की राजनीति का मिजाज लोगों तक पहुंचाया है, बिहार की राजनीति को लेकर सटीक विश्लेषण और कई भविष्यवाणियां जिनकी सच होती रही हैं, श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, सम्राट चौधरी का जिक्र बार बार आ रहा है, लौकुश समीकरण का जिक्र बार बार आ रहा है। क्या यही वो समीकरण है? एएमवाई समीकरण छोड़ दें, अब सारे समीकरण छोड़ दें, यही वो समीकरण है जो बेड़ा पार लगाएगा राजनीतिक दलों का 2024-25 में? देखिए, लालू यादव का समीकरण सब जानते हैं, माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, उसके बदौलत वो सत्ता पर बहुत दिनों तक काबिज रहे और आज भी उनकी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, एएमवाई समीकरण की बदौलत। नीतीश कुमार 1.5 दशक से ज़्यादा दिनों से सत्ता पर काबिज है, चाहे वो सरकार बीजेपी के साथ बीजेपी के बने या आरजेडी की बने, नीतीश कुमार के बिना नहीं बने। बीजेपी के साथ गए, बीजेपी की सरकार बनी, आरजेडी के साथ गए, आरजेडी की सरकार बन गई। तो नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर हैं और वो भी अपने लौकुश समीकरण की वजह से है। लौकुश समीकरण का मतलब ही है कि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसके 2-3% वोट हैं, लेकिन कुशवाहा समाज को साथ लेकर वो चले। लौकुश समीकरण बनाया और उसकी बदौलत वो एक बैलेंसिंग फैक्टर बन गए बिहार की राजनीति में। यानी कुशवाहा जो बिरादरी है, यादवों के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी बिरादरी है, सबसे ज़्यादा आबादी उनकी है। तो लौकुश समीकरण की बदौलत नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। बैलेंसिंग फैक्टर जब तक बने हुए हैं, इसका मतलब है कि जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। अब चुनाव लोकसभा का है, लोकसभा के चुनाव के पहले सम्राट अशोक को लेकर राजनीति हो रही है। सम्राट अशोक कभी बिहार की राजनीति में कभी उनका नाम नहीं आया, लेकिन अब देख लीजिए बीजेपी हो या जेडीयू, सबका जोर सम्राट अशोक पर है। उनके जयंती मनाई जा रही है, उनसे जुड़े जो शिलालेख हैं, अवशेष हैं, उनको बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। अभी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, 1 साल पहले वो गए थे सासाराम में और अशोक के शिलालेख को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठाया था, धरना प्रदर्शन भी दिया था और कहा था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उसको धार्मिक स्थल में बदल रहे हैं और जो शिलालेख के अवशेष है उसको मिटा रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। अब जब अमित शाह आ रहे हैं सासाराम में रैली करने, वहां पर पता है आपको कि रामनवमी के जुलूस के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर 144 लागू, नेट बंद। हाँ, 144 धारा लागू है, इंटरनेट पर रोक लगाई गई है, यानी बहुत तनाव है, इसका मतलब है। वहां पर कल ही उनकी रैली है अमित शाह की और सम्राट चौधरी का कार्यक्रम है उसी सासाराम के अशोक के शिलालेख का दौरा करने की। तो फिर कहीं उस मुद्दे को उछाला न जाए बीजेपी के द्वारा, कहीं हवा न दी जाए, और हवा दी जाएगी तो कैसे ऐसे वोलेटाइल सिचुएशन में अमित शाह की रैली हो पाएगी, क्योंकि इंटरनेट बंद है,
धारा 144 लगी हुई है उसको हटा भी दिया जाए तो कितने लोग रैली में आ पाएंगे, कितने लोग रैली के बारे में जान पाएंगे, कैसे रैली होगी? बहुत बड़ी चुनौती है। एक आखिरी सवाल जो है सर, सवाल यह है कि जिस आधार वोट बैंक पर दशकों से नीतीश कुमार का कब्जा रहा, कमोबेश उपेंद्र कुशवाहा का कब्जा रहा ही उस आधार वोट बैंक पर, क्या सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना देने से, सम्राट अशोक के सहारे सियासत करने से उसमें सेंधमारी होगी, वो समीकरण धराशायी होगा, बीजेपी कामयाब होगी ये करने में? देखिए, बीजेपी को लगता है कि जो कुशवाहा वोटर है वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल है और वो नीतीश कुमार के साथ भी इसीलिए इंटैक्ट रहा कि बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार ने राजनीति की। तो बीजेपी को लगता है कि अब तो महागठबंधन के साथ चले गए हैं, वैसे में जो कुशवाहा हैं वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। बीजेपी अगर किसी कुशवाहा नेता को आगे करेगी तो इधर आ सकते हैं, यानी नीतीश कुमार का लौकिक समीकरण बिगड़ सकता है। इसी उम्मीद में बने सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के चेहरा भी हो बीजेपी का। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान काम नहीं है नीतीश कुमार के लौकिक समीकरणों को तोड़ना, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, आसान नहीं है। दशकों से नीतीश कुमार जिस समीकरण पर अपना कब्जा जमाए रहे, जिस समीकरण के सहारे वो बिहार की राजनीति में स्थापित है, बीजेपी उस समीकरण को अचानक धराशायी कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।